हेलो गाइज, वापस से आप सभी का स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल में। आज से हम अध्ययन करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अर्थशास्त्र। आज यह हमारा इस विषय पर पहला वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम इस विषय के पाठ इकाई 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास का अध्ययन करेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और बिहार बोर्ड के किसी भी विषयों की पढ़ाई हो, चाहे गणित, संस्कृत, साइंस, सभी विषयों की पढ़ाई की जानकारी हमारे चैनल में डाल दिया गया है। कृपया आप वहां जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो बिना समय गवाए चलते हैं पाठ की ओर। तो यह है हमारा पाठ अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इसका अंग्रेजी होगा हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी एंड देयर डेवलपमेंट। विकास का मतलब डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स मतलब अर्थव्यवस्था और हिस्ट्री मतलब इतिहास। ठीक, हम इस अध्याय के सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को बारी बारी से आपको समझा देंगे। तो मेरे आपसे अनुरोध है कि कृपया आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं ताकि हमारा वीडियो को पॉज करके लिख लें। तो चलते हैं पाठ की ओर। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है अर्थव्यवस्था का अर्थ। अब अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ दिया है अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं। अब ये आर्थिक क्रिया क्या कहलाती हैं, तो हमारी वे सारी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होता हो आर्थिक क्रिया कहलाती है। जैसे हम कृषि करेंगे तो हमको आय प्राप्त होगा, हम किसी प्रकार का फैक्ट्री लगाएंगे तो हमें आय प्राप्त होगा, हम किसी प्रकार का व्यापार या बिजनेस करेंगे तो हमें आय प्राप्त होगा। तो वही एक ऐसा तंत्र या ढांचा जिसके अंतर्गत विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। ठीक, आशा करते हैं कि आपको अर्थव्यवस्था का अर्थ समझ में आ गया हो। इसी में बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी है अर्थव्यवस्था की, जो निम्न प्रकार से है। तो पहला है हमारा आर्थर लेविस। अब ये आर्थर लेविस के अनुसार यह एक महान अर्थशास्त्री थे। आर्थर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए हम अपने संसाधनों का प्रयोग करते हैं। और संपूर्ण व्यवहार क्या है, तो व्यवहार मतलब किसी भी देश का संपूर्ण संपत्ति धन को ही व्यवहार कहते हैं। तो वही आर्थिक लेवन का है कि किसी देश का संपूर्ण व्यवहार यानी सभी धन जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए आप अपने संसाधनों का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे देश में बहुत सारा धन है, मान लीजिए कि हमारे देश में बहुत सारा धन है और हम अपने मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति कर ही नहीं रहे हैं, तो वह अर्थव्यवस्था का अर्थ नहीं होगा। अर्थव्यवस्था का अर्थ मतलब हमारे पास धन भी है तो हम उसका सारे लोगों में उपयोग भी कर रहे हैं, यही कहा है आर्थर लेविस में। फिर आगे है हमारा कार्य है ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है। दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रिया का ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। जैसे अभी पीछे हमने पढ़ लिया कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रिया का ऐसा संगठन है, मतलब हम जो कार्य करते हैं उस कार्य से हमें जो आय प्राप्त होता है, उस आय से हम अपने घर का पालन पोषण करते हैं, अपने घर परिवार को खिलाते हैं, तो उसी को हम अर्थव्यवस्था कहेंगे। ऐसा किसने कहा, तो ऐसा ब्राउन ने कहा। ठीक, फिर संक्षेप में इन्हीं के परिभाषा को संक्षेप में अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। मतलब अर्थव्यवस्था समाज में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके सारे आर्थिक क्रिया का योग, मतलब उनके सारे कार्यों से प्राप्त आयों का योग है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग जो अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था का परिभाषा दिया आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब चलते हैं आगे। हमारा अगला टॉपिक है अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। अब ये अर्थव्यवस्था की संरचना क्या है, तो
अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों से इसके विभाजन से है। मतलब कि अर्थव्यवस्था सब जगह समान तो नहीं ना होगी। अर्थव्यवस्था विभिन्न आर्थिक क्रियाओं और गतिविधियों से संपादित होती है। जैसे एक साइड कृषि, एक साइड उद्योग, एक साइड व्यापार, एक साइड बैंकिंग, बीमा, ये सारे कार्य अलग अलग हैं। तो इन क्रियाओं को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जाता है। पहला क्या है? प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। और तीसरा तृतीयक क्षेत्र या सेवा सेक्टर। ठीक, तो इन तीनों को हम बारी बारी से समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना के दिया गया है। यदि आप एग्जाम में भी आपसे पूछा जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना बनाए, तो ऐसे बनाइएगा तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। आप इस तरह से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा, लेकिन इससे आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो इससे पहले समझ लेते हैं, फिर हम इनकी परिभाषाओं को देखेंगे। तो हमारा जो हमने तो पहला बता दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना 3 भागों में है। प्राथमिक से क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक या सेवा क्षेत्र। ठीक, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन इत्यादि। ठीक, फिर द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आते हैं उद्योग, निर्माण, गैस एवं बिजली। अब इसमें भी उद्योग के अंदर आते हैं कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, बड़े उद्योग। कुटीर उद्योग क्या होता है? तो देखिए, हम लोग के आम एरिया में देखा होगा आपने कि बहुत लोग छोटे छोटे कार्य करते हैं, जैसे बेना बनाते हैं, सूप बनाते हैं, तो उसी को कुटीर उद्योग कहते हैं, यानी कि छोटा छोटा उद्योग। अब बड़े उद्योग तो आप लोग जानते ही हैं। फिर हमारा तीसरा क्षेत्र है तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र में अंतर्गत आते हैं बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार, अन्य सेवाएं। बहुत बार यह भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहते हैं? तो उसका उत्तर होगा कि तृतीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र एवं द्वितीय क्षेत्र को सेवा प्रदान करती है, इसीलिए उन्हें सेवा क्षेत्र कहते हैं। कैसे? तो देखिए, कृषि हम कर रहे हैं, कृषि करने के लिए हम लोग को तो पैसा रहता नहीं है, लोन लेना पड़ता है। तो लोन कहाँ से मिलेगा? बैंक से। वरना फिर हम लोग कृषि छोड़िए, पशुपालन कर लिए। ठीक, पशुपालन करने के बाद फिर जिस चीज़ का पशुपालन किया उसको बेचने ले जाने खातिर हमें परिवहन चाहिए, गाड़ी भाड़ा चाहिए ना। तो परिवहन भी तृतीय क्षेत्र में आता है। वरना फिर इसमें द्वितीय क्षेत्र में देख ले तो किसी भी प्रकार का उद्योग बढ़ाने के लिए हम लोग को लोन तो अवश्य ही लेना पड़ता है, क्योंकि कोई भी अब वह लोग लोन नहीं लेते होंगे जो काफ़ी अमीर हैं, जैसे रतन टाटा, मुकेश अंबानी, वे सब लोग। ठीक, वरना गैस एवं बिजली ये सब भी तृतीय क्षेत्र के अधीन रहते हैं, इसीलिए इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग बारी बारी से इन तीनों के परिभाषाओं को देख लेते हैं। तो हमारा पहला प्राथमिक क्षेत्र है। तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्रदान करना जैसे व्यवसाय आते हैं। ठीक, फिर दूसरा में द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, जनोपयोगी सेवाएं जैसे गैस और बिजली आदि के उत्पादन आते हैं। अब तीसरा है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि क्रिया सम्मिलित होती हैं। यह क्रियाएं प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र को क्रियाओं को सहायता प्रदान करती हैं, इसीलिए इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। देखिए, यहाँ पे आगे हमने अभी समझाया ना कि यह तृतीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र एवं द्वितीय क्षेत्र को सेवा प्रदान करती हैं, इसलिए इसे सेवा कहते हैं। यह कुछ नोट करें नहीं, आप यह जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि यह एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने तीनों क्षेत्रों का ढंग से समझ लिया और उसको उतार लिया। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। फिर आगे हम लोग को दिया है कि भारत के तृतीय तीनों क्षेत्रों में राष्ट्रीय आय के विभिन्न क्षेत्रों का योगदान, मतलब प्राथमिक क्षेत्र से कितना आय प्राप्त होता है भारत को राष्ट्रीय आय में, द्वितीय क्षेत्र से कितना प्राप्त होता है और तृतीय क्षेत्र से कितना प्राप्त होता है। तो
पहला प्राथमिक क्षेत्र का यहाँ वर्ष दिया गया है। वर्ष 1901 में प्राथमिक क्षेत्र में 63.6% योगदान मिला है। फिर 1947 में 58.7% और वर्ष 2007 में 22.0%, यानी धीरे धीरे प्राथमिक क्षेत्र की महत्ता घट गई है, यानी कृषि पशुपालन की महत्ता घट गई है। ठीक, फिर दूसरा में द्वितीय क्षेत्र का 1901 में 12.7%, 1945 में 14.3% और वर्ष 2007 में 22.0%। तो यहाँ पे आप देखिएगा 2007 में प्राथमिक क्षेत्र एवं द्वितीय क्षेत्र का दोनों का बराबर ही दर्जा प्राप्त हुआ है, परंतु यहाँ जहाँ प्राथमिक क्षेत्र धीरे धीरे घट रहा था, वहीं द्वितीय क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक, और तीसरा एवं तृतीय क्षेत्र इसमें 1901 में 23.7%, 1947 में 27% और 1960 में 56%, यानी कि बैंक परिवहन का अब हमारे जीवन में धीरे धीरे ज़्यादा योगदान बढ़ते जा रहा है, कृषि का घटते जा रहा है। अब पहले कृषि का बढ़ रहा था और बैंक परिवहन का घट रहा था, इसीलिए तो पहले हम लोग भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है था, जो भी कहिए। ठीक, आशा करते हैं आपको यह भी समझ में आ गया। चलते हैं आगे। अब आप लोगों ने अर्थव्यवस्था का संरचना और ढांचा तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप ऑफ इकोनॉमी। तो आज विश्व में निम्न 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। यह अर्थव्यवस्था के जो प्रकार हैं यह विश्व स्तरीय हैं, यानी कि अलग अलग देशों में है। ठीक, यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलाइज्ड इकोनॉमी और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो चलिए बारी बारी से तीनों की परिभाषा को समझ लेते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, जो इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं, जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि। तो कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां ज़्यादातर प्राइवेट चीज़ें मिलती हैं। प्राइवेट मतलब लोग अपने निजी फ़ायदा के लिए फैक्ट्री भी लगाएंगे तो निजी फ़ायदा के लिए, हॉस्पिटल भी लगाएंगे तो निजी फ़ायदा के लिए, कुछ सरकारी नहीं होंगी, सब निजी होंगी। ठीक, फिर दूसरा में कह रहा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलाइज्ड इकोनॉमी। समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। चीन, क्यूबा आदि देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। विगत वर्षों में भूमंडलीय एवं उदासीनीकरण के कारण समाजवादी अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदलने लगा है। अब ये समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या करते, तो वैसा देश जहाँ पे ज़्यादातर सामानें सरकारी हो, ज़्यादातर मकान, हॉस्पिटल ये सब सरकार के अंतर्गत चलती हो, निजी भी हो तो वह भी सरकार ही संचालित करती हो। ठीक, आशा करते हैं आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था समझ में आ गया हो। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहाँ के साधनों का स्वामित्व सरकार एवं निजी व्यक्ति के पास होता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यह अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवादी के बीच का रास्ता है। अब ये मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या कह रहा है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वैसा देश जहाँ पे निजी एवं सरकारी दोनों संसाधन पाए जाते हो, चाहे हॉस्पिटल हो या स्कूल हो। हमारा जो भारत देश है वह भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ निजी एवं प्राइवेट भी चीज़ मिलती है एवं सरकारी भी चीज़ें मिलती हैं। तो आशा करती हैं कि आपको अर्थव्यवस्था का प्रकार समझ में आ गया हो। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है अर्थव्यवस्था का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। तो हमारा अर्थव्यवस्था के विकास के लिए हम निम्नलिखित 2 स्थितियों में विवेचना करेंगे, यानी अर्थव्यवस्था हम भारत का अर्थव्यवस्था का विकास 2 तरह से हुआ है। पहला आर्थिक विकास, दूसरा मौद्रिक विकास। अब ये आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास क्या है,
तो पहले हम आर्थिक विकास करते हैं, समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आर्थिक विकास को भी लेकर जिस तरह से अर्थव्यवस्था की परिभाषा को लेकर बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने परिभाषा दी है, उसी प्रकार आर्थिक विकास की परिभाषा भी बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने दी है। तो बारी बारी से हम उनकी सारी परिभाषा को देख लेते हैं। तो पहला है हमारा प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार आर्थिक विकास एक ओर श्रम शक्ति के वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के दर के बीच संबंध है। ये जो रोस्टोव कह रहे हैं कि आर्थिक विकास श्रम शक्ति में वृद्धि के दर, श्रम शक्ति का मतलब हम अपने शारीरिक कार्य जो या मानसिक कार्य जो कहते हैं उसी को श्रम शक्ति, हमारी कार्य करने की क्षमता को श्रम शक्ति कहते हैं, कि दर को दूसरी और जनसंख्या में वृद्धि के दर के संबंध, यानी कि जनसंख्या हमारा जितना है और हमारा श्रम शक्ति जितना है उसके संबंध को आर्थिक विकास कहेंगे, ऐसा रोस्टोव ने कहा है। ठीक, चलते हैं आगे देख लेते हैं। फिर अगले हमारे जो अर्थशास्त्री हैं नाम है प्रोफेसर मेयर एवं बाल्डविन। अब इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि आर्थिक विकास का एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। अब यह कह रहे हैं कि आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जो लंबे समय से किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, तो उसे कहते हैं आर्थिक विकास। सरल भाषा में समझिए कि लंबे समय से किसी भी देश के राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती जा रही है, तो वह देश आर्थिक विकास कर रहा है। ठीक, यह किसने कहा, तो प्रोफेसर मेयर एवं बाल्डविन में। ठीक, फिर अब हम आगे देखेंगे। तो आगे हमें अंततः आर्थिक विकास का एक परिभाषा मिल गया। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्रदान करना होता है। यह हो गया हमारा आर्थिक विकास का परिभाषा, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब फिर हमारा अगला टॉपिक है कि आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक प्रगति में क्या अंतर है। इस पे भी बहुत सारे अर्थशास्त्रियों का बहस चलता रहा है, तो इसे भी हम बारी बारी से समझ लेते हैं। वैसे तो आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं किया जाता है, खाली शब्दों का अंतर है इसमें, लेकिन इधर अर्थशास्त्रियों द्वारा अंतर किया जाने लगा है और जिन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो हमारा पहला परिभाषा है, पहली अर्थशास्त्री हैं श्रीमती उर्सला हिक्स के अनुसार वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जाता है। यह इनका कहने का मतलब है कि आर्थिक दृष्टि से यानी इकोनॉमिक के दृष्टि से वृद्धि का मतलब कि कोई देश विकसित हो गया है, बहुत अमीर देश हो गया है और वो और अमीर हो रहा है, तो अर्थात वह उसका आर्थिक वृद्धि हो रहा है। और इनका कहना है कि आर्थिक विकास वह है कि कोई देश अभी विकास नहीं हुआ है, उसका विकास हो रहा है, तो वो हो गया आर्थिक विकास। ठीक, यह उर्सला हिक्स ने कहा। अब अगला कह रहे हैं डॉक्टर ब्राइट सिंह ने। इन्होंने लिखा कि ग्रोथ शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जाता है। इन्होंने भी सेम उर्मिला हिक्स की तरह किया है कि ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि, तो वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित के देशों के लिए होता है, विकासशील देशों के लिए नहीं। अब विकसित और विकासशील देश क्या होते हैं, तो विकसित देश वैसे देश हैं कि जो विकास कर चुके हैं, जो काफ़ी अमीर बन चुके हैं, जिसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो चुकी है, वह विकसित देश हो गए हैं। और जो देश विकसित हो रहे हैं, निरंतर प्रक्रिया कर रहे हैं, तो वो हैं विकासशील देश। हमारा भारत एक विकासशील देश है क्योंकि यह अभी विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था में गिना जाता है। बहुत जल्दी ही यह 3रे नंबर पे आएगा।
ठीक, फिर हमारा अगला आगे है। फिर उसी में हमारी एक और अर्थशास्त्री हैं, मैंडीसन। अब ये औरत है कि आदमी पता नहीं हमें, लेकिन मैंडीसन नाम है। तो इन्होंने बताया कि धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक वृद्धि का सूचक होता है, जबकि निर्धक देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक विकास का सूचक होता है। सभी एक ही बात कर रही हैं, उन्होंने सभी ने खाली अपना थोड़ा थोड़ा वर्ड कर दिए, बदल दिया है। इन्होंने भी कहा कि निर्धन देशों में बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक विकास, और जो देश की आय अधिक है उसमें बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक वृद्धि। ठीक, तो आशा करते हैं कि आपको आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में समझ में आ गया हो। अब हम चलते हैं आर्थिक प्रगति की ओर। अब आर्थिक प्रगति क्या है? तो हमारा जो आर्थिक प्रगति है यह एक व्यापक शब्द है। इसका प्रयोग आर्थिक इकाई के लिए किया जाता है। इसमें आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकास दोनों शामिल रहते हैं। प्रायः आर्थिक प्रगति के स्थान पर आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास का शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब इन तीनों में कुछ खास अंतर नहीं है। चलिए इस पे भी अर्थशास्त्रियों की बातों को देख लेते हैं। तो फिर हमारे पहले अर्थशास्त्री हैं प्रोलेविस। प्रोलेविस ने भी यही बताया है कि अंततः आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक प्रगति में कोई खास अंतर नहीं है। इन तीनों का व्यवहार एक जैसा समझा जाता है। प्रोलेविस ने भी यही राय दी है। ठीक, अब हम आगे समझेंगे आर्थिक नियोजन। अब ये आर्थिक नियोजन क्या है? तो आर्थिक नियोजन का अर्थ एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित समन्वय का उपयोग करना है। तो यह आर्थिक नियोजन का मतलब कि एक पूर्ण निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य, मतलब कि सरकार द्वारा कोई भी कार्यक्रम चलाया जाए जिसका एक समय अवधि रखा जाए। ठीक, उसको पहले ही से निर्धारित कर लिया जाए कि उसका आर्थिक उद्देश्य क्या है, और उसी में संसाधनों को लोगों को उपलब्ध करवाना जो उसका परियोजना है। ठीक है, आशा करते हैं आपको आर्थिक नियोजन भी समझ में आ गया हो। तो